हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज हम हिंदी के कुछ प्रश्नों को देखेंगे पेडागॉजी से और कुछ प्रश्न कॉन्सेप्ट के भी होंगे जो कि दोस्तों सीटेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे और एक प्रकार से आपका रिवीजन भी होता चला जाएगा। तो शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही लाभप्रद वीडियो आप सब तक पहुंचती रहे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला है दोस्तों, मानव मस्तिष्क में सार्वभौमिक व्याकरण नियमों के एक समूह के रूप में होती है, यह विचार है। तो दोस्तों याद रखिए, यह विचार वाटसन का है। वाटसन ने कहा है कि मानव मस्तिष्क में सार्वभौमिक व्याकरण नियमों के एक समूह के रूप में होती है, तो ये आपको याद रखना है। आगे है दोस्तों, विकास का निकटस्थ क्षेत्र कहते हैं तो किसे कहते हैं, तो बच्चे के वास्तविक विकास तथा किसी दूसरे की सहायता से कर सकने वाले काम के बीच का अंतर। दोस्तों इसे इस प्रकार से समझ सकते हैं, अगर कोई बच्चा है, अगर वह किसी कार्य को सही ढंग से नहीं कर पा रहा है और किसी की सहायता लेकर वो सही ढंग से करना सीख जाता है, तो जो सही ढंग से काम न किया हो और फिर सही ढंग से करना सीख गया हो, उसके बीच का अंतर ही निकटस्थ क्षेत्र कहलाता है। और दोस्तों इसको दिया किसने है, इस सिद्धांत को, निकटस्थ क्षेत्र की सिद्धांत को, तो याद रखिए वाइगोत्स्की साहब ने इसको दिया है। और दोस्तों वाइगोत्स्की का कहना है कि बच्चा समाज से ही भाषा को सीखता है। आगे है दोस्तों, बच्चों की मौखिक भाषा को विकसित करने में सहायता करने के लिए उनसे बातचीत करना एक महत्वपूर्ण घटक है। अगर दोस्तों बच्चों में मौखिक भाषा को विकसित करने के लिए अगर उनसे बातचीत किया जाता है तो उसका महत्वपूर्ण घटक होता है, तो याद रखिए प्रारंभिक साक्षरता एक महत्वपूर्ण घटक होता है, इसको आपको याद रखना है। आगे है दोस्तों लेखन है, तो लेखन क्या है, लेखन एक उत्पादक कौशल है। दोस्तों याद रखिए लिखना और बोलना एक उत्पादक कौशल होता है और सुनना और पढ़ना ग्रहणात्मक कौशल होता है। ग्रहणात्मक कौशल का मतलब ये होता है दोस्तों कि हम सुनकर पढ़कर ग्रहण करते हैं, तो ये आपको याद रखना है। आगे है दोस्तों भाषा अधिगम्य बोधगम्य निवेश का अर्थ है। तो दोस्तों बोधगम्य निवेश का अर्थ क्या है, बच्चों को ऐसे भाषाई अवसर उपलब्ध कराना जो कि उनकी भाषा से एक स्तर ऊपर है, तो ये आपको याद रखना है। बोधगम्य का अर्थ भी जान लीजिए दोस्तों कि भाषा में बोलने के बजाय समझ पर बल देता है, सही भाषा सीखने पर बल देता है बोधगम्य। और बोधगम्य बताया किसने है, तो याद रखिए दोस्तों बोधगम्य क्रैशन ने बताया है। आगे है दोस्तों, एक पठन सामग्री को बारीकी से पढ़ने का अर्थ होता है। अगर दोस्तों कोई बच्चा है, अगर वो पठन सामग्री को बहुत बारीकी से पढ़ रहा है, कोई पुस्तक बहुत बारीकी से पढ़ रहा है, तो उसका अर्थ ये है कि विशिष्ट सूचना खोजना, तो वह विशेष सूचना को खोज रहा है, ये आपको याद रखना है। आगे है दोस्तों, शिक्षार्थियों की उच्चारण एवं शब्द संपदा निर्माण में सहायता करता है। तो दोस्तों क्या सहायता करता है बच्चों के उच्चारण और शब्द संपदा निर्माण में, तो याद रखिए शिक्षार्थियों के लिए सस्वर वाचन, यह हमेशा शिक्षार्थियों को उच्चारण और शब्द संपदा निर्माण में सहायता करता है अगर बच्चे सस्वर वाचन करते हैं, तो ये आपको याद रखना है। और दोस्तों सस्वर वाचन में होता क्या है, बच्चों के स्वरों के उच्चारण का विशेष ध्यान दिया जाता है, उनकी ध्वनियों पर विशेष ध्यान दिया जाता है, तो इस प्रकार से यह सस्वर वाचन बच्चों में शब्द संपदा निर्माण में और उच्चारण में सहायता करता है। आगे है दोस्तों भाषा की सबसे छोटी इकाई है। तो दोस्तों याद रखिए वर्ण सबसे छोटी इकाई होती है लिखने के आधार पर और ध्वनि सबसे छोटी इकाई होती है बोलने के आधार पर, तो ये आपको याद रखना है। आगे है दोस्तों भारतीय भाषा यानी कि राजभाषा संबंधी प्रावधान का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो दोस्तों याद रखिए 343 से लेकर 351 तक अनुच्छेद में यह कहा गया है कि हिंदी भाषा का अधिक से अधिक विकास किया जाए, तो ये आपको याद रखना है। आगे है दोस्तों हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने के लिए अक्षर क्या कहलाते हैं, तो दोस्तों जो स्वतंत्र रूप से बोला जाता है उसे स्वर कहा जाता है। और स्वर की संख्या कितनी होती है, तो स्वर की संख्या 11 होती है
और दोस्तों ये भी याद रखिए, जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उसे व्यंजन कहा जाता है, और व्यंजनों की संख्या 33 होती है, तो इसे आपको याद रखना है। आगे है दोस्तों, पर किस प्रकार का परसर्ग है। तो दोस्तों परसर्ग का मतलब होता है कारक। तो जहाँ पर पूछा है कि पर किस प्रकार का परसर्ग है, तो आपका उत्तर होगा अधिकरण कारक। दोस्तों अधिकरण कारक में पर और में ये दो प्रकार की चीज़ें आती हैं। आगे है दोस्तों, सुबह के रंग के रचनाकार हैं। तो सुबह के रंग के रचनाकार अमृत राय जी हैं, इसको आपको याद रखना है। आगे है दोस्तों, ज्ञानवती का पुल्लिंग शब्द क्या है। दोस्तों ध्यान दीजिए, ज्ञानवती स्त्रीलिंग है, इसका पुल्लिंग बताना है, तो ज्ञानवती का पुल्लिंग हो जाता है ज्ञानवान। आगे है दोस्तों, हिंदी के विकास का सही अनुक्रम क्या है। तो दोस्तों सही अनुक्रम पहले आता है पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, तब हिंदी, तो इसे आपको याद रखना है। आगे है दोस्तों, सूरदास और नंददास के काव्य रचनाओं की भाषा कौन सी थी। दोस्तों सूरदास की बात की जाए तो वो ब्रज भाषा में अपनी रचना किया करते थे। सूरदास हो या नंददास हो, तो दोस्तों इनकी रचना की भाषा ब्रज भाषा ही है। आगे है दोस्तों, भाषा प्रयोग की कुशलता संभव है। दोस्तों भाषा प्रयोग की कुशलता कब संभव है, जब अधिक से अधिक भाषा का प्रयोग किया जाए, तब भाषा प्रयोग की कुशलता संभव होती है, ये आपको याद रखना है। आगे है दोस्तों, भाषा एक विषय है। तो दोस्तों याद रखिए, भाषा एक व्यवहारिक विषय होता है। आगे है दोस्तों, जो बच्चे सुन नहीं सकते हैं तो वह क्या कर सकते हैं, वह भाषा का प्रयोग लिखित रूप में कर सकते हैं, ये आपको याद रखना है। जो बच्चे सुन नहीं सकते हैं तो वह लिखित रूप में अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। आगे है दोस्तों, दैनिक कार्यों में मनुष्य किन दो कौशलों का प्रयोग करता है। तो दोस्तों जो दैनिक कार्य होते हैं, दैनिक जीवन में मनुष्य किन दो कौशलों का प्रयोग करता है। तो दोस्तों याद रखिए, श्रवण एवं वाचन कौशल का प्रयोग अपने दैनिक जीवन के कार्यों में मनुष्य किया करता है। आगे है दोस्तों, सस्वर वाचन का मुख्य उद्देश्य होता है। तो दोस्तों अगर बच्चा सस्वर वाचन कर रहा है तो उसका उद्देश्य क्या होता है। तो दोस्तों याद रखिए, बच्चों में पढ़ने संबंधी झिझक को समाप्त करना। अगर एक टीचर सस्वर वाचन करने को कह रहा है बच्चों को, तो उसका उद्देश्य यही होता है कि बच्चों में पढ़ने संबंधी झिझक को वह समाप्त करना चाहता है, तो ये आपको याद रखना है। आगे है दोस्तों, ध्वनियों के विभेदीकरण में सहायक है। तो दोस्तों याद रखिए, ध्वनियों के विभेदीकरण में सहायक श्रवण कौशल होता है। आगे है दोस्तों, भाषा के प्राथमिक कौशल होते हैं। तो याद रखिए दोस्तों, भाषा के प्राथमिक कौशल श्रवण और वाचन यानी प्राथमिक कौशल होता है। आगे है दोस्तों, छात्र व्याकरण के माध्यम से सीखते हैं। तो क्या सीखते हैं दोस्तों। तो याद रखिए, भाषा का लिखित एवं मौखिक रूप से प्रयोग करना छात्र व्याकरण के माध्यम से सीखते हैं। आगे है दोस्तों, निगमन विधि है। तो दोस्तों निगमन विधि क्या है, निगमन विधि में नियम बताकर उदाहरण देना। इसमें क्या होता है दोस्तों, पहले नियम बताए जाते हैं, फिर उदाहरण दिया जाता है, और वहीं पर आगमन विधि की बात की जाए तो पहले उदाहरण दिया जाता है, तब नियम बताया जाता है, तो ये आपको याद रखना है। और दोस्तों याद रखिए, आगमन और निगमन विधि के जनक कौन हैं, तो अरस्तु जी हैं, ये आपको याद रखना है। आगे है दोस्तों, एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती होती है। अगर कोई शिक्षक है और कोई भाषा सिखा रहा है तो उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है, बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियाँ तैयार करना। दोस्तों कक्षा में कई प्रकार के भिन्न भिन्न बच्चे आते हैं और उनकी भाषाएं अलग होती हैं, तो उनके शिक्षण के लिए उचित रणनीतियाँ तैयार करना ही सबसे बड़ी चुनौती होती है, अगर एक भाषा शिक्षक पढ़ा रहा है तो। आगे है दोस्तों, मोहन ने रोहन को अपने क्लास से बाहर कर दिया। तो इसमें कौन सा कारक है। तो दोस्तों याद रखिए, मोहन ने रोहन को अपने क्लास से बाहर यानी कि अलग कर रहा है क्लास से, तो जहाँ पर अलग करने की बात आ जाए तो वहाँ पर अपादान कारक होता है, ये आपको याद रखना है। आगे है दोस्तों, मना का भाववाचक संज्ञा है। तो दोस्तों भाववाचक का अर्थ क्या होता है, भाववाचक का अर्थ ये होता है कि किसी चीज़ को महसूस करना, इसे भाव कहा जाता है। तो दोस्तों मना शब्द का भाववाचक संज्ञा मना ही होता है, ये आपको याद रखना है।
आगे है दोस्तों मनुजात और मनुजाद का अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों याद रखिए, मनुजात का अर्थ होता है मनुष्य या मानव, और मनुजाद का अर्थ होता है राक्षस। तो ये आप ध्यान में रखिए दोस्तों। आगे क्या है वह देख लेते हैं। हिंदी नई चाल में ढली, यह कथन भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। याद रखिए, आधुनिक हिंदी के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को माना जाता है। आगे है बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं, तो इसका निहितार्थ क्या है। तो याद रखिए, अगर बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर अपने विद्यालय में आते हैं तो बच्चों के भाषाई अनुभवों का उचित से उचित प्रयोग किया जाए। तो आगे देखते हैं, प्राथमिक स्तर पर उत्कृष्ट लेखन कार्य का उदाहरण है। तो क्या है, किसी आंखों देखी घटना का लिखित वर्णन करना उत्कृष्ट लेखन का कार्य का उदाहरण है। अगर दोस्तों प्राथमिक स्तर पर उत्कृष्ट लेखन की बात की जाए तो सबसे अच्छा क्या होता है, किसी आंखों देखी घटना का लिखित वर्णन करना, यह उत्कृष्ट लेखन के कार्य का उदाहरण होता है। आगे देखते हैं, बहुभाषी कक्षा में बच्चों की भाषाएं होती हैं। तो याद रखिए दोस्तों, अगर बहुभाषिक कक्षा है, बच्चे अलग अलग भाषाएं बोल रहे हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, तो वह संसाधन के रूप में कार्य कर सकती हैं। अगर बच्चों में अलग अलग भाषाएं का प्रयोग किया जा रहा है, बच्चे एक दूसरे से अलग अलग भाषाओं में बात कर रहे हैं, तो वह एक संसाधन का कार्य कर सकती है, एक दूसरे का भाषाओं में विकास कर सकती है। ये आपको याद रखना है। आगे है, पठन पाठन के अंत में ऐसे अभ्यास एवं गतिविधियां हो जो। तो याद रखिए दोस्तों, पठन पाठन के अंत में ऐसी गतिविधियां हो जो बच्चों को स्वयं में कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करें। कहने का अर्थ है, अगर पठन पाठन के अंत में ऐसे अभ्यास या गतिविधियां हो जो बच्चे को हस्तपरक कार्य करने में, एक दूसरे के सहयोग से सीखने में अवसर प्रदान करे, जिससे उनका भाषाई विकास हो सके और उनका संज्ञानात्मक विकास हो सके। तो दोस्तों आज हमने हिंदी के कुछ पैडागॉजी से प्रश्न भी किया और कुछ कॉन्सेप्ट से भी प्रश्न कर लिया है, जो कि सीटेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।